नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर तपते रेगिस्तान की सूखी रेत अचानक हरी भरी फसलों और ठंडी हवाओं से भर जाए तो वहाँ का नज़ारा कैसा होगा। जहाँ पर लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं तो वहीं अब नदियाँ बहने लगें और पेड़ लहराने लगें और खेतों में हरियाली लौट आए। यह सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों यह हकीकत है। यह भारत की अनोखी कहानी है जहां जुगाड़ और पुरखों की तकनीक ने वो कर दिखाया जो अरबों खरबों खर्च करने वाले बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। तो चलिए जानते हैं उस रहस्यमय प्रोजेक्ट के बारे में जिसने थार रेगिस्तान की किस्मत ही बदल दी और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह कहानी है राजस्थान में मौजूद थार रेगिस्तान के उन गाँवों की जो कभी प्यास से कराहते थे, जहाँ लोग अपने बच्चों को पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते हुए देखते थे और मजबूरी में उन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ता था। लेकिन आज वही जमीन नई उम्मीद का चश्मा बन चुकी है। दोस्तों आगे वीडियो में हम आपको इस प्रोजेक्ट के हर पहलू से रूबरू कराएंगे कि इसकी तकनीक कैसी है और इसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा राजनीतिक विवाद भी, वे रहस्य के बारे में जो दुनिया से छुपाए गए। लेकिन उससे पहले अगर भारत का यह बढ़ता कदम आपको गर्व महसूस करवाता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों थार रेगिस्तान में अब सिर्फ प्यास ही नहीं बल्कि वहाँ पर हरियाली है और पानी भी मौजूद है। और यही बदलाव पूरी दुनिया को यह सिखा रहा है कि असली ताकत अरबों खरबों के बजट में नहीं बल्कि देसी जुगाड़ और देसी सोच में छिपी है। चीन ने अरबों डॉलर खर्च किए और अमेरिका ने बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए। इन देशों को देखकर अरब देशों ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने तेल के पैसे से रेगिस्तान पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सबके सब नाकाम रहे। और इधर भारत में मौजूद गाँव के छोटे छोटे इंजीनियर जिनके पास ना तो कोई बड़ी डिग्रियां थी ना ही हाई फाई मशीनें थी, उन्होंने सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का इस्तेमाल किया, जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। जब पहली बार सैटेलाइट से इस इलाके की तस्वीरें ली गई तो वैज्ञानिक अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाए। जहां सालों से सिर्फ भूरे भूरे धब्बे दिखते थे वहां अब नीली लकीरें और हरी चादर चमक रही थी। चीन के टेक्नोक्रेट्स बौखला गए और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने इसे नेचर बेस्ड इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक कहा। और खाड़ी के अरबपति जो अब तक की अपने रेगिस्तानों को काबू करने में नाकाम थे, वह भी मान गए कि यह भारत ही है जो असंभव को संभव कर सकता है। कहानी शुरू होती है उन हालात से जब थार रेगिस्तान के गांव पानी के लिए तड़प रहे थे। जमीन के नीचे का पानी इतना गहरा चला गया था कि हैंडपंप सूख चुके थे और कुएं सिर्फ गड्ढे बनकर रह गए थे। हालात बद से बदतर होने लगे थे, जहाँ पर लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की बोतलें खरीदने को मजबूर होने लगे थे। खेती किसानी लगभग खत्म ही हो चुकी थी। जिन खेतों में कभी बाजरे और मूंग की फसलें लहराती थी वहां पर अब सिर्फ बंजर जमीन और सूखी घास ही बची थी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि हजारों परिवार मजदूरी की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे थे और गांव खाली होते जा रहे थे। वहां पर सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे ही रह गए थे और बाकी सब ने पलायन कर लिया था। यह देखकर वैज्ञानिक और सरकार दोनों चिंता में थे। सब सोच रहे थे कि आखिर इस रेगिस्तान को कैसे बचाया जाए। कुछ लोगों ने बड़े बड़े डैम बनाने का सुझाव दिया तो वहीं पर कुछ लोगों ने पाइपलाइन बिछाने की योजना बताई। लेकिन ये सब करने के लिए अरबों खरबों पैसों का बजट भी होना जरूरी था। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर गांव के बुजुर्ग और लोकल इंजीनियर एक अलग सोच लेकर आए और उन्होंने कहा, पानी को रोकने के लिए हमें आसमान छूने वाले डैम की जरूरत नहीं है, हमें उसी जमीन की मदद लेनी होगी जिस पर हम रहते हैं। और दोस्तों यहीं से शुरू हुआ भारत का वह गुप्त मिशन जिसे बाद में नाम दिया गया ऑपरेशन रेगिस्तान पुनर्जीवन। नाम सुनने में लगता है जैसे कोई फौजी मिशन हो, लेकिन ये जंग भी किसी फौजी मिशन से कम नहीं थी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव के कारीगरों ने और वैज्ञानिकों ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वे छोटे छोटे कदम उठाएंगे। सबसे पहले उन्होंने खोजबीन की कि इस इलाके में पानी का रास्ता कैसा है। ड्रोन से तस्वीरें ली गईं और सैटेलाइट से मैप बनाए गए और पता लगाया गया कि बारिश का पानी किन किन जगहों पर ठहरता है। जब यह नक्शा सामने आया तो सबको समझ आया कि समस्या यह नहीं है कि पानी आता नहीं है, समस्या यह है कि पानी टिकता नहीं है। बारिश का पानी आता और कुछ ही घंटों में बहकर निकल जाता, यानी कि पूरी मेहनत बरसात के 2 महीने में बर्बाद हो जाती और बाकी के 10 महीने लोग प्यासे रहते। अब हल निकाला गया कि पानी को धीरे धीरे जमीन में उतारना होगा। यहीं से शुरू होता है पहला प्रयोग जिसे जौहर नाम दिया गया। राजस्थान की मिट्टी में बरसों से जौहर बनाए जाते रहे हैं, यानी कि मिट्टी और पत्थरों से बने छोटे छोटे बांध जिनकी ऊंचाई सिर्फ 3 से 4 फीट होती है, लेकिन असर बहुत ही शानदार होता है। इसी कारण बरसात का पानी महीनों तक जौहर में ठहरा रहता था और धीरे धीरे जमीन में उतरता रहता। गांव के लोगों ने सैकड़ों जौहर बना डाले और मजे की बात तो ये थी कि इनमें ना तो सीमेंट का प्रयोग किया गया और ना ही लोहे का।
सब कुछ मिट्टी और पत्थर व बबूल की टहनियों से बनाया गया और इसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि सब उसी जमीन से निकाला गया जिस पर बांध बने हुए थे, यानी पूरा काम नेचुरल तरह से हो गया। जब बारिश आई तो पानी पहली बार महीनों तक जमीन में ठहरा रहा। हैंडपंप जो सालों से सूखे पड़े थे उनमें पानी फिर से निकलने लगा। यह देखकर गाँव वालों की आंखों में चमक लौट आई। लेकिन दोस्तों यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आया दूसरा बड़ा प्रयोग जिसे सीड बम टेक्निक कहा गया। बारिश आने से पहले गाँव के बच्चे और औरतों ने मिलकर हजारों छोटे छोटे मिट्टी के गोले बनाए और उन गोलों के अंदर बीज छुपा दिए, जैसे कि नीम के बीज व खेजड़ी के बीज और कई प्रकार के देसी घास के बीज भी रखे गए थे। जैसे ही पहली बारिश की बूंदें गिरी तो मिट्टी पिघली और बीज अंकुरित हो गए। थोड़े ही समय में जमीन सूखी है और बेजान लगने लगी। वह हरे भरे पौधों से ढक गई। देखते ही देखते गाँव के चारों ओर हरियाली लौट आई और बाजरे की फसलें खड़ी हो गयी। नीम और खेजड़ी के पेड़ उगने लगे और घास ने मिट्टी को बांध लिया। अब जब कभी बारिश होती तो मिट्टी बहती नहीं थी बल्कि वहीं टिक जाती थी, यानी कि पानी भी ज्यादा देर तक जमीन में ठहरने लगा था। दोस्तों यह सुनने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन असल खेल था सैंड डैम का, यानी कि रेत से बने ये छोटे छोटे बांध जिनमें बरसात का पानी भरता और धीरे धीरे रेत के नीचे घुस जाता। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ऐसा लगता जैसे कि जमीन के नीचे कोई बड़ी टंकी रख दी गई हो। पानी महीनों तक वहीं जमा रहता और जब जरूरत होती तो लोग आसानी से कुओं और हैंडपंप की मदद से निकाल लेते। दोस्तों इस डैम को बनाने में नाम मात्र का ही खर्च था। जितने में कंक्रीट का एक डैम भी खड़ा नहीं होता उतने पैसों में 50 से ज्यादा सैंड डैम खड़े कर दिए गए। पहला साल बीता तो नतीजे सबके सामने थे। मानसून के बाद भूजल स्तर अचानक 8 से 10 फीट ऊंचा हो गया और हैंडपंपों में पानी लौट आया। खेतों में फसलें हरी भरी खड़ी हो गई। किसान खुशी से झूम उठे और गाँव में पलायन रुक गया। जो लोग शहर में मजदूरी करने चले गए थे वो लोग फिर से लौटने लगे थे और गाँव की औरतों को अब पानी भरने के लिए मीलों तक की चलने की जरूरत नहीं थी और बच्चे जो पहले प्यास से तड़प रहे थे वह अब ठंडा और मीठा पानी पीने लगे थे। धीरे धीरे गांव की किस्मत बदलने लगी। यह नजारा देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। चीन के गोबी डेजर्ट में अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी ऐसा नतीजा नहीं निकला। अमेरिका को नेवादा डेजर्ट में भी ऐसी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन भारत ने बिना भारी मशीनों के और बिना अरबों खरबों खर्च किए ही सिर्फ मिट्टी और पत्थर के जुगाड़ से ऐसा करिश्मा कर दिखाया। और ये सब देखकर पाकिस्तान के सिंध इलाके में चिंता होने लगी कि अगर राजस्थान का रेगिस्तान हरियाली में बदल गया है तो इसका असर उनके यहाँ भी दिखाई देगा। दोस्तों जब दूसरे साल मानसून आया तो नजारा और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। इस बार जोहड़ों और सैंड डैमों में इतना ज्यादा पानी भर गया था कि गांव वालों को लगा जैसे कि उनकी रेगिस्तान में छोटी छोटी झीलें बन गई हों। बच्चों ने उन जोहड़ों के किनारे खेलना शुरू कर दिया और औरतें पानी भरते समय गीत गाने लगी और किसान खेतों की मेड़ों पर खड़े होकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि अब उन्हें किसी से भीख मांगकर पानी लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि लोग पहले रेगिस्तान को छोड़कर शहरों में मजदूरी करने चले गए थे। उन्होंने अपने गाँव वापस लौटने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि गांव में फिर से जीने का सहारा मिल चुका है। और गांव की चौपाल पर बुजुर्ग बैठकर कहते थे कि यह सब हमारे पुरखों का ज्ञान है, हमने बस उसे जगा दिया है। और सच भी यही था। यह प्रोजेक्ट सिर्फ पानी बचाने का नहीं बल्कि पुरानी परंपराओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का था। यह प्रोजेक्ट उम्मीद से इतना ज्यादा सफल रहा कि गाँव के बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाने लगा कि पानी को कैसे रोकना है और कैसे हरियाली बढ़ानी है और कैसे बिना खर्चे के बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। अब बच्चे भी अपने हाथों से सीड बम बनाने लगे थे और एक दिन में हजारों सीड बम तैयार हो जाते थे। बरसात शुरू होने से पहले पूरे गांव के लोग उन्हें चारों ओर फेंक देते और फिर जब बारिश शुरू होती तो उसके कुछ ही समय बाद धरती किसी हरी चादर से ढक जाती। इस बार वैज्ञानिकों ने ड्रोन और सैटेलाइट से फिर से तस्वीरें ली। जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर दिल्ली से लेकर वाशिंगटन और बीजिंग तक सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पिछले साल जहाँ छोटे छोटे हरे धब्बे दिखाई दे रहे थे, इस साल वहाँ लगातार हरी बेल्टें बनती जा रही थी। थार रेगिस्तान का एक हिस्सा अब हरे भरे खेतों में और पेड़ों से ढक चुका था। चीन के एक्सपर्ट ने कहा भारत ने एक नया मॉडल दिया है जो दुनिया के हर रेगिस्तान में काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों यह सब इतनी आसानी से नहीं हुआ। इसके पीछे गांव वालों की मेहनत और त्याग छिपा था। रात दिन में मिट्टी खोदते और पत्थर ढोते, औरतें खाना बनाकर मजदूरों को खिलाती और बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से काम में मदद करते थे। यह पूरा प्रोजेक्ट एक सरकारी आदेश से नहीं बल्कि लोगों की एकता से बना था। यही वजह है कि इसे दुनिया ने पीपल्स इंजीनियरिंग वंडर कहना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यही वो असली आज़ादी है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित आज़ादी कहलाएगी। यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि हर नागरिक की है। अगर हर इंसान अपने हिस्से का पेड़ लगाए और अपने मोहल्ले का पानी बचाए और अपने गांव को संवारे तो पूरी दुनिया बदल सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह प्रोजेक्ट भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखना मत भूलिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।